अनंत वक्ता वक्ता से संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान यतीन्द्र नाथ गौड़ जी से। क्या है इनका सामाजिक सफर, साहित्यिक सफर, संस्कृति निष्ठ व्यवस्थाओं में रहकर किस तरीके से आपने घर, परिवार, समाज और साहित्य की साधना। नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता वक्ता से संवाद। हमारे कार्यक्रम वक्ता से संवाद में आपका स्वागत है। गौड़ जी, बड़ा लंबा वक्त आपका साहित्य सफर का रहा है। सन 1968 से लेके आज 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं और तब तक ये निरंतरता बनी हुई है, कहीं से एक भी कड़ी टूटी नहीं है। लगातार अभी आपने बताया आपकी कुछ पुस्तकें पेंडिंग में हैं, जिन पे काम चल रहा है। ये कैसा रहा, एक संक्षिप्त परिचय। पंकज जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, जिससे वो अपनी साधना को आगे बढ़ाता है और निरंतर बढ़ाता चलता है। तो मैं आपको बतला दूं कि 1968 में 1968 में मैं मेरठ में था और वहाँ मैं मेरठ में सर्विस में था, इंटर कॉलेज में। वहीं हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर रविंद्र नाथ गौड़ दौराला में प्रिंसिपल थे और मैं उनके पास ही रहता था। तो 1968 की ही बात है, वो बीमार पड़े एक बार और बहुत बीमार पड़े। और उस समय ये था कि भाई उनको दवा देनी है, रात को भी दवा देनी है, सुबह को भी दवा देनी है। तो मेरा कॉलेज नज़दीक था और हमारी भाभी का कॉलेज थोड़ा दूर था। तो हम दोनों ने समझौता किया कि भाई दिन में तो आप दवा दो, भाभी से मैंने कहा, और रात को मैं दूंगा। दवा समय से देनी थी। तो उस टाइम भाई साहब को दवा मैं देता था और मुझे रात भर जागना पड़ता था। तो ऐसे में क्या करूँ? तो उस टाइम मैंने लेखन का दिमाग में आया और मैंने लिखना शुरू किया। इस अवधि में मैंने 4 उपन्यास लिखे और कुछ कविताएं लिखी, कुछ कहानियाँ लिखी, नाटक भी लिखी। उसी दौर में काफ़ी कुछ लिखा गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई डॉक्टर रविंद्र नाथ गौड़ हैं। कॉलेज की पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में मेरी पहली कहानी दहेज प्रकाशित हुई और वहाँ से मेरा ये प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ। 1970 में मेरा पहला उपन्यास नशा आया और 70 के बाद जो है फिर मेरे लगातार 7 उपन्यास आए और उसमें से 6 जीवनियाँ भी आई, 2 बाल नाटक भी आए, 2 काव्य संग्रह आए, 2 कहानी संग्रह आए और बच्चों की किताबें मैंने काफ़ी लिखी, नाटक भी लिखे। और उनमें से एक नाटक वैज्ञानिक नाटक था सूरजमुखी, जो कि महाबलंकर हॉल दिल्ली के हॉल में वो उनका मंचन हुआ था। ऐसे ही एक ITO पर प्यारेलाल भवन है, वहाँ मेरा एक नाटक ज़रूरत है उसका मंचन किया गया। इसके बाद एड्स से संबंधित एक टेलीफिल्म की मैंने कहानी भी लिखी और जिसका नाम उर्मी है और जो प्रसार भारती से वो बनाई गई और उसका इस टाइम जो है प्रसार भारती से प्रसारण चल रहा है, YouTube पर देख सकते हैं उसको, वो चलती है। इस प्रकार से यात्रा चलती रही और मैं कुल उसमें समझता हूँ कि मैंने पूरे जीवन में कभी भी आपाधापी नहीं करी। बड़ा शांत और संतुलित जीवन मैंने जिया और उसमें मैंने समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से ही ये रचना की सारी की सारी। और मेरे लेखन में जैसे मैंने पहले ही बतलाया है, मैं प्रयोग ज़्यादा करता रहा हूँ और साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैंने जो समाज में देखा, जो चेंजेस देखी, जो बदलाव देखे, उन्हीं बदलावों को मैंने अपनी कहानी, अपनी कविताओं, अपने नाटक, उपन्यास का एक जरिया बनाया। आपकी रचनाओं में मुझे लगता है 30-32 के आसपास पुस्तकों को आपने लिखा है। कुछ डिस्टेंस एजुकेशन पे काम किया है, वहाँ पुस्तकों को लिखा है। कई विश्वविद्यालयों में आपकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। सरसरी तौर से अगर देखा जाए तो आपकी पुस्तकें सरोकार पर समाज के लिए ही काम किया। ऐसा कोई समाज का पहलू क्या आपसे छूट गया है जिस पे आज तक आपको मलाल है या करने की इच्छा है?
देखो, समाज के पहलू तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे वातावरण में, मेरे परिवेश में रहे हैं, उनको मैंने अपने लेखन में समेटने का प्रयास किया है। और कितनी सीढ़ियां साल 2010 में छपी पुस्तक है आपकी, आपने उसमें क्या दिखाने की कोशिश किया है? ये पुस्तक ये है, और कितनी सीढ़ियाँ। ये एक सामाजिक उपन्यास है, और इसमें मैंने, वैसे तो ये पार्टीशन के टाइम की कहानी है इसमें, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे हुए उस टाइम का, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ से लोग आए, इस तरफ जो पीड़ित लोग आए, उनके एक परिवार की इसमें कहानी है, जो कि ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, और उनका पूरा भरा पूरा परिवार, पूरा कुनबा, सारे के सारे रात भर जैसे तैसे अपना बचा के यहाँ पर आते हैं भारत में, और भारत में आके छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कुछ दिल्ली में रहते हैं, कुछ हरिद्वार पहुँच जाते हैं, कुछ पंजाब पहुँच जाते हैं। इस तरीके से वो सब, वो कुनबा जो है वो संगठित कुनबा बिखर जाता है। और उसमें जो पंडित जी का परिवार है, पंडित दीनानाथ जी का, वो दिल्ली में ही रहता है। तो उनका ही बहुत बड़ा परिवार है, 6 लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं। तो समस्या है भी क्या करें, तो वो शुरू में कैंपों में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं। इस प्रकार से उसमें जो उनका एक लड़का है भीमसेन, वो धीमा होता है, वो छोटा सा बच्चा है, तो उसका संघर्ष शुरू से ही शुरू होता है। और उसमें वो राजघाट पे जाके टॉफियाँ बेचता है, रेलवे स्टेशन में जाए गुब्बारे बेचता है। इस प्रकार से वो अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सहायक बनने की कोशिश करता है। तो ये पुस्तक कहाँ फिट होती है टाइटल उसकी, और कितनी सीढ़ियां? तो इसमें और कितनी सीढ़ियाँ में क्या है कि एक हमने जो जीवन संघर्ष है जी, जीवन संघर्ष है, और इस संघर्ष में ही अपने जीवन को हमें आगे ले जाना होता है। तो लड़का स्टेप बाय स्टेप जब अपने जीवन के सोपान आगे बढ़ाता रहता है, तो पहले पढ़ता है, खुद पढ़ता है, पहाड़ी धीरज की पहाड़ियों पर जाकर पढ़ता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, उसको एक महिला मिल जाती है वहाँ पे, दयालु महिला, वो उसको ट्यूशन पढ़ाती है अपने घर बुला बुला के। इसके बाद जो है वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होते वो पढ़ते पढ़ते इधर की दोस्तों से किताबें लेता है, वो पढ़ता है, जैसे जैसे करके बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। उसी बीच में उसने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर देते हैं, कोचिंग सेंटर में भी जाता है। तो कोचिंग सेंटर के बाद सरकारी नौकरी लग जाती है। सरकारी नौकरी में भी वो क्या है कि वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का होता है, तो बढ़ना और आगे बढ़ना, ये उसकी इच्छा रहती है। तो बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते वो जो वो मुकाम पे पहुंच जाता है अपने। उसके बाद भी उसकी प्यास बुझती नहीं है, महत्वाकांक्षाएं तब भी उसका पीछा करती रहती हैं। बच्चों की शादियाँ होती हैं, ये होता है, वो होता है, सारी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करके वो पारिवारिक ड्यूटी, सामाजिक ड्यूटी, कार्यालय की ड्यूटी, ये सारी करके जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद जो है वो अपने को थकाव महसूस करते हैं, बीमारी उनको घेर लेती है, और उस स्थिति में उनको पुरानी बातें याद आती हैं। और इस प्रकार से वो जो है अंततः अपना जीवन का पूरा हो जाता है। और उसमें सारा मैंने दिखाया है कि मनुष्य की एक सामान्य जन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे किस प्रकार से आदमी लड़ सकता है और लड़के विजयी बन सकता है, ये सारा इस उपन्यास में है। और कितनी सीढ़ियाँ, एक के बाद एक उसने सोपान चढ़ा तो और 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 चढ़े और 4 दिखाई दे रहे हैं, और उसकी महत्वाकांक्षा उसको कहाँ से कहाँ ले इस समय इसमें समाज में तब और अब क्या बदला है, क्या बदला पाते हैं? देखिए, तब में और अब में तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप समाज की, परिवार की स्थिति देखना चाहते हैं, गली मोहल्लों की स्थिति देखना चाहते हैं, तो मेरे सामने बहुत कुछ चेंज हुआ है। विशेष रूप से मैं नारी के बारे में बात करूँगा। जो नारी का पहले परिधान होता था, पहनावा होता था, उसके नारी की पहले एक सीधी सी परिभाषा दी जाती थी, शर्म और हया, शालीनता, ये पहले औरत के एक आभूषण था। लेकिन आज वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। आज पर्दा सिस्टम नहीं है, आज फैशन कहीं का कहीं पहुंच रहा है। पहले इस प्रकार के फैशन वगैरह नहीं होते थे, पहले सीधा आजकल ये कह सकते हैं जो एग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनका अपना सीधा मानना है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पिटिट कर रहे हैं अपने आप को। इंटरनेशनल मानदंडों पे कितना फिट बैठता है ये आजकल का बेपर्दा रहना या
पाश्चात्य शैलियों में ढलना, ये कितना खलता है? देखिए ऐसा है कि पर्दा पर्दा तो कहते हैं आँख का होता है, पर्दा कपड़े का नहीं होता है, जी। ना घूंघट का होता है, पर्दा तो आँख का होता है। और वो कितना क्या है आज ये यहाँ पर हम सब देख रहे हैं आज के माहौल में। हमारी नई जनरेशन भी देख रही है, पुरानी भी देख रही है। मुझे भी याद आती है, पुरानी बात हो रही है कि हम 5 भाई हैं और 1 बहन। हमारे फादर के सामने, पिताजी के सामने हम लोगों की आंख नहीं उठती थी। आज आप देख रहे हैं क्यों भी हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब तो आजकल तो फास्ट फूड का ज़माना है, आप देख ही रहे हैं आजकल रसोई विदा हो गई है घरों से, और खाना जो है वो एक फ़ोन करिए आप, रात को 2 बजे खाना मंगा लीजिए आप। तो कितना बड़ा बदलाव है। पहले घरों में बाजार नहीं था, आज सबसे बड़ा परिवर्तन है, बाजार जो है वो घरों में आ गया है। और ऐसा आ गया उसने, उस बाजार ने घर से रसोई को भी विदा कर दिया है। आखिर में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रखो। जितना आप प्रसन्न रह सकते हैं उतना प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए, तो आप जो है निरोगी काया ले सकेंगे। लेकिन ये तो किसी दुकान पे मिलता नहीं। खुशी तो किसी दुकान पे मिलती नहीं। खुशी लोगों मिलती के नहीं पास है। पैसा है, हाँ, पैसा खर्च करके कुछ ले सकते हैं। नहीं, अभी देखिए मैं बतलाऊँ आपसे, अभी कल या परसों में पढ़ रहा था, मेरा शायद संकेत समझ रहे होंगे, और जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो कर रहे होंगे। अभी एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई एक साधु थे, उनके पास कुछ शिष्य थे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप हमें जीवन का अर्थ बतलाइए और कैसे हमारी जिज्ञासा शांत हो ये बतलाइए। तो गुरुजी बोले कि अच्छा है, ऐसा है कि लगता है तुम प्यासे बहुत हो, तो पहले अपनी प्यास बुझाओ। कि हाँ गुरुजी प्यास तो लगी है। कि तो ऐसा करो, बाहर कमरे के बाहर जो है वो मटका रखा है पानी का, और वहाँ गिलास भी रखे। तुम सोने का गिलास भी है, चांदी का गिलास भी है, और पीतल का गिलास भी है, शीशे के गिलास भी है। जो गिलास चाहो उठा लो, उसमें पानी पी लो और अपनी प्यास बुझा के यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बतलाऊँगा। और बच्चे जाते हैं बाहर, शीशे जाते हैं और शीशे देखते हैं कि सोने के, चांदी के और पीतल के और शीशे के। तो सारे शिष्यों में होड़ लग जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सोने का गिलास अपनी गिरफ्त में कर लें। और उसमें तो वो सब टूट पड़ते हैं, उसमें से जो भी जिसके हाथ आता है वो। और गुरुजी देखते रहते हैं कि हाँ भी क्या हो रहा है। तो देखते रहते हैं, तो आते हैं फिर वो। तो किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का चेहरा प्रसन्न है, कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है, कोई क्रोध में है, कोई मायूस हो रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं क्या है भाई? ये कुछ नहीं है। तो कहते हैं भाई बोलो सही क्या है, तुम किस लिए गए थे, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता थी? कि जी हमें तो प्यास लगी थी, पानी की आवश्यकता थी। तो पानी कितनों ने पिया? कि गुरुजी पानी तो पी नहीं पाए, हम तो गिलास ही नहीं ले पाए, जो हम अपनी हमारी जो मन का गिलास था वो तो हमें मिला ही नहीं, तो हम पानी क्या पीते? कि यही है जीवन जो है, जो हम असली खुशी है उसको तो हम शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, और उसके आसपास जो आकर्षक चीज़ें हैं उनमें अपने आप को खो देते हैं और उसी में ही लिप्त रहते हैं। होता क्या है, जो हमारी आवश्यकता जीवन की है संतुष्टि, उसको हम नहीं ले पाते हैं और जीवन पर असंतुष्ट रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। सोने का ग्लास न ढूंढिए, पानी पीजिए, आप हम जीवन खुशहाल होगा। सचमुच यही पानी जीवन की निशानी है। अनंत वक्ता से संवाद में आपको मिलवाएंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। नमस्कार।